अंतर्राष्ट्रीय कानून, अर्थ और परिभाषाएं। परिचय। प्रत्येक समाज, चाहे उसकी आबादी कुछ भी हो, एक कानूनी ढांचा, कानून बनाता है जिसके तहत वह कार्य करता है और विकसित होता है। यह प्रकृति में अनुमेय, परमिसिवे है, क्योंकि यह व्यक्तियों को अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कानूनी संबंध बनाने की अनुमति देता है, और प्रकृति में प्रतिबंधात्मक है, क्योंकि यह गलत करने वालों को दंडित करता है। इन कानूनों को नगरपालिका, म्युनिसिपल कानून कहा जाता है। आज विश्व को एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जिसके द्वारा अंतर्राज्यीय संबंध विकसित किए जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके लिए रिक्त स्थान को भरते हैं। शब्द अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 1780 में जेरेमी बेंथम द्वारा लाया गया था। प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य कहा जाता है। अर्थ। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली पिछले 400 वर्षों का एक उत्पाद है, जो 16 से 18वीं शताब्दी के विभिन्न लेखकों और न्यायविदों के प्रभाव का गवाह है, जिन्होंने इसके कुछ सबसे मौलिक सिद्धांतों को तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, समझौतों और संधियों, ट्रीटी का एक समूह है जो देशों के बीच बाध्यकारी हैं। देश एक साथ बाध्यकारी नियम बनाने के लिए आते हैं जो उनका मानना है कि इससे नागरिकों को लाभ होगा। यह एक विशेष राज्य के कानूनी ढांचे के बाहर विद्यमान कानून की एक स्वतंत्र प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व अंतर्राज्यीय जुड़ाव में वृद्धि का परिणाम है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह इसमें भी मदद करता है। सदस्य राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, बुनियादी मानवीय अधिकार प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य को किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में धमकी या बल का प्रयोग करने से रोकने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करना इसके कुछ कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन हैं? इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के तहत कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कानूनी व्यक्तित्व रखने वाली संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक और मूल विषय माना जाता है, हालांकि यह अन्य संस्थाओं के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। व्यक्ति, किसी भी राज्य के आम लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक संधि द्वारा स्थापित राज्यों का एक संघ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी एक कानूनी व्यक्तित्व होता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वे कम से कम एक अन्य देश में अपनी कॉरपोरेट संस्थाओं का स्वामित्व और संचालन ऑपरेट करती हैं, उस स्थान से अलग जहां इसे शामिल किया गया था। इसलिए यह एक से अधिक राष्ट्रों में स्थापित है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में माना जाता है और उन्हें अधिकार और कर्तव्य दोनों के साथ स्थापित किया जाता है। हालांकि अतीत में राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकमात्र विषय थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में वृद्धि के साथ ऊपर चर्चा की गई कई अन्य संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में माना जा सकता है, और अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनने के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड हैं? तो इसे निर्धारित करने के लिए अलग अलग सिद्धांत हैं। उनमें से सबसे प्रमुख हैं यथार्थवादी रियलिस्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार केवल राष्ट्र राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विषय माने जाते हैं। यह इस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि यह राष्ट्र राज्य के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा अस्तित्व में आई। ये राष्ट्र राज्य अलग और अलग अलग संस्थाएं हैं जो अपने अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक होने के नाते प्रो एल ओपेनहाइम का मानना है कि चूंकि राष्ट्रों का कानून मुख्य रूप से राज्यों के बीच एक कानून है, इसलिए कानून के विषय केवल राष्ट्र होने चाहिए। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना इस तथ्य पर की गई है कि यह दासों और समुद्री डाकुओं के मामले की व्याख्या करने में विफल रहता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दासों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जबकि समुद्री लुटेरों को मानव जाति के दुश्मन के रूप में माना जाता है। काल्पनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय केवल व्यक्ति हैं और कानूनी आदेश व्यक्तियों की भलाई के लिए है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र राज्य और कुछ नहीं बल्कि विषयों के रूप में व्यक्तियों का समुच्चय एग्रीगेट है। प्रो केल्सन सिद्धांत के समर्थक हैं और मानते हैं कि राज्यों के कर्तव्य अंतः राज्यों के व्यक्तियों के कर्तव्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच कोई अंतर नहीं है और केवल व्यक्तियों पर लागू होने के लिए बनाया गया है। भले ही केल्सन का सिद्धांत तार्किक लॉजिकल रूप से सही प्रतीत होता हो, यह देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक सरोकार कंसर्न राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों से है। कार्यात्मक फंक्शनल सिद्धांत। यथार्थवादी और काल्पनिक सिद्धांत दोनों ही अत्यधिक विचार रखते हैं, लेकिन कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार न तो राज्य और न ही व्यक्ति एकमात्र विषय हैं। इन दोनों को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को मान्यता दी है। उनके साथ कई अन्य संस्थाओं जैसे अफ्रीकी संघ को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में व्यक्तियों को कुछ अधिकारों और कर्तव्यों से सम्मानित किया गया है। उदाहरण के लिए मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। इसके अलावा यह सहमति है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। न्याय की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने माना कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है जो अधिकार और कर्तव्य रखने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की शाखाएं। जस जेंटियम। यह एक लैटिन शब्द है जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे उन नियमों के समूह के रूप में माना जाता है जो कानून के उन हिस्सों का हिस्सा हैं जो पारस्परिक रूप से दो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं और कानूनी कोड या कानून का हिस्सा नहीं बनते हैं। जस इंटरजेंटेस। इसे लोगों के बीच कानून के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह उन समझौतों और संधियों को माना जाता है जिन्हें दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विभिन्न विद्वान। विभिन्न प्रख्यात विद्वानों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों, जूरिस्ट, विषय विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपनी व्याख्यात्मक परिभाषा दी। उनमें से सबसे लोकप्रिय इस प्रकार हैं। प्रो एल ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों का कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के निकाय का नाम है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ संचार इंटरकोर्स में कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। टॉर्स्टन गिहल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का अर्थ कानून के नियमों का निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या राज्यों के समाज के भीतर लागू होता है। जेल ब्रियरली के अनुसार राष्ट्रों के कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून को नियमों और कार्रवाई के सिद्धांतों के निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सभ्य राज्यों को एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में बाध्यकारी हैं। ग्रे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रों का कानून नियमों के एक निकाय का नाम है जो उनकी सामान्य परिभाषाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ अपने संभोग में राज्यों के आचरण को नियंत्रित करता है। क्वीन बनाम कीन 1876 में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कोलरिज ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित किया। राष्ट्रों का कानून उन उपयोगों का संग्रह है जिन्हें सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में एक कानून है?
यह सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है जिस पर बहस हुई है और जिस पर न्यायविद की राय बेहद अलग है। एक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक सच्चा कानून नहीं बल्कि नैतिकता मोरलिटी द्वारा समर्थित आचार संहिता मानता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक सच्चा कानून माना जाता है और इसे एक कानून के रूप में माना जाता है जो किसी राज्य के सामान्य कानूनों के समान होता है, जो नागरिकों पर बाध्यकारी होता है। ऑस्टिन का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो कानून संप्रभु का आदेश है जिसे प्रतिबंधों द्वारा दंडित किया जाता है। आचरण के नियम को लागू करने और शारीरिक स्वीकृति को लागू करने वाला एक विधायी प्राधिकरण अथॉरिटी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो कहा उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी नियम जो किसी वरिष्ठ या विधायी प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है उसे कानून नहीं माना जा सकता है, और इसके अलावा यदि कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नियम केवल नैतिक रूप से मान्य होने चाहिए यदि वे किसी संप्रभु प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। यदि हम इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लागू करते हैं तो हम देखेंगे कि समाज पर कोई विधायी शक्ति नहीं है, जिसके आधार पर ऑस्टिन ने निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल नैतिकता पर आधारित हैं और सच्चे कानून नहीं हैं। ओपेनहाइम का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून। उनके अनुसार कानून एक समुदाय के भीतर मानवीय आचरण के नियमों के एक निकाय के अलावा और कुछ नहीं है जिसे बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है यदि इसके लिए समुदाय की आम सहमति हो। उन्होंने जो कहा उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे पहले एक समुदाय होना चाहिए, दूसरा समुदाय को नियंत्रित करने वाले आचरण का एक निकाय होना चाहिए और तीसरा नियमों को लागू करने के लिए समुदाय के बीच आम सहमति होनी चाहिए। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि नियमों को कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए समुदाय के भीतर एक विधायी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए। प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून को आम तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुप्रानेशन कानून। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून यह विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को संदर्भित करता है। यह सभी मानव जाति से संबंधित नियम निर्धारित करता है: पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, महासागर, मानवाधिकार आदि। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र यूएन और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर लागू होते हैं। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पहलू। प्रथा, सुसंगत राज्य प्रथाएं जो ओपाइनो जुरिस पर निर्भर करती हैं, अर्थात विश्वास जिसे करने के लिए एक कानूनी दायित्व है। मानक व्यवहार विश्व स्तर पर स्वीकृत जूस कॉजन्स। कानूनी संहिताओं को संधियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। उदाहरण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक जलवायु क्लाइमेट प्रोटोकॉल समझौता जिसमें कई देश पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एमिशन में कमी के लिए हस्ताक्षर करता है। हम बाल अधिकारों पर सम्मेलन कन्वेंशन का उदाहरण ले सकते हैं, जो एक ऐसा कन्वेंशन है जिसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किया है। राज्यों की संप्रभुता। यह विचार है कि राज्य सर्वोच्च है और यह अन्य राज्यों के नियमों और विनियमों के अधीन नहीं हो सकता। किसी भी राज्य को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वे किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसे कानूनों के विवाद के रूप में भी जाना जाता है और इस वाक्यांश का इस्तेमाल पहली बार उल्रिच ह्यूबर ने अपनी पुस्तक डी कॉन्फ्लिक्टु लेगम डाइवर्सरम इन डाइवर्सिस इम्पेरिस में 1689 में किया था।
निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के नागरिकों निजी संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करता है और उससे संबंधित है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग अक्सर कानूनी संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी पुरुष और एक भारतीय महिला का विवाह भारत में हुआ था और अब वे लॉस एंजल्स में रहते हैं। यदि वे कभी तलाक चाहते हैं तो निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम यह निर्धारित करेंगे कि उन्हें तलाक लेने के लिए अमेरिका या भारतीय अदालत में कहाँ जाना होगा। यही बात व्यापार पर भी लागू होती है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन ने विभिन्न देशों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी विदेशी देश की निजी संस्था या संगठन द्वारा धोखा दिया जाता है, तो यदि आप मुकदमा करना चाहते हैं तो निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम लागू होंगे। सुप्रानेशन कानून यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक राष्ट्र राज्य अपनी पसंद की अदालत में कुछ न्यायिक निर्णय लेने के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण करता है, जो राष्ट्रीय अदालतों द्वारा किए गए निर्णय पर प्राथमिकता लेगा। यह इसे सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग करता है। उदाहरण के लिए, सुपरनेशनल कानून का प्रतिनिधित्व यूरोपीय संघ (EU) द्वारा किया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के भीतर सभी अदालतों को यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुसार यूरोपीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के गुण अवगुण। गुण: राज्य के हित का संरक्षण। यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने राज्यों के हितों की रक्षा की है, खासकर उन राज्यों की जिनके पास अपने हितों की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है, एक बड़ी मानवीय एजेंसी है जो दुनिया भर में भूख से लड़ती है और आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करती है। मानव कल्याण: इसने मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे मौलिक मानवाधिकारों, न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। एकता और ताकत: इस कानून ने विभिन्न राष्ट्रों राज्यों के बीच एकता ला दी है, क्योंकि किसी एक राज्य को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हर राज्य एक दूसरे की जरूरत बन गया है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या: हर देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में और योगदान दे रही है, और इसका प्रभाव सभी देशों को महसूस होगा। इसलिए कोई भी देश अकेले ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला नहीं कर सकता है और समस्या को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सहयोग की आवश्यकता होगी। अवगुण: कोई स्पष्ट प्राधिकरण नहीं। कानून को लागू करने का कोई प्राधिकरण नहीं है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मौजूद है, लेकिन यह कुछ मामलों को सुलझा नहीं सकता है। इसके अलावा, एक बार इसके द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ऐसी कोई शक्ति या अधिकार नहीं है जो इसे लागू कर सके। कोई विधायी मशीनरी नहीं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों और सम्मेलनों पर आधारित होते हैं, इसलिए राज्यों द्वारा उनके स्वार्थों के अनुसार उनकी व्याख्या की जाती है। प्रभावी प्रतिबंधों का अभाव: प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा कानूनों का बार बार उल्लंघन किया गया है। हस्तक्षेप करने में असमर्थता: यूएनओ चार्टर के अनुच्छेद 2(7) के अनुसार यूएनओ राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रभावी और कमजोर होते हैं। निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो देशों के बीच बाध्यकारी है, और इसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रश्न का विषय केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसके अलावा यह कई स्रोतों के माध्यम से उभरा है जो आईसीजे कानून के अनुच्छेद 38 में संहिताबद्ध हैं।
जिसके अनुसार सीमा शुल्क संधियों और सामान्य सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत सोर्स माना जाता है। विश्व व्यवस्था और शांति बनाए रखने, विभिन्न राष्ट्रों बटा राज्यों और व्यक्तियों के बीच विभिन्न विवादों को निपटाने और मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हालांकि अभी भी कई कमियां हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध पीड़ित हैं। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि। संपूर्ण शब्दावली आइटम देखें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में भी जाना जाता है, मानदंडों का एक समूह है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के बीच बातचीत को विनियमित करना है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून मानदंड एक सामान्य ढांचा बनाते हैं जिसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय संचालित होते हैं और आम तौर पर स्थिर, संगठित और सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अस्तित्व में योगदान करते हैं। सार्वजनिक और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच क्या अंतर है? जबकि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के निजी कानून अधिकारों को संबोधित करता है। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लागू कानूनों के टकराव के नियमों का एक समूह शामिल होता है। ये नियम विभिन्न राज्यों के नगरपालिका कानून के बीच चयन से जुड़ी परिस्थितियों में एक निश्चित कानून की प्रयोज्यता का निर्धारण करते हैं। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून किस पर लागू होता है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों पर लागू होता है, जैसे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इसके द्वारा शासित होने की सहमति देते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पारंपरिक सिद्धांत व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में नहीं मानता था। एक अधिक समकालीन दृष्टिकोण यह निर्देश देता है कि व्यक्ति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकारों और दायित्वों का मालिक है, विशेषकर जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ प्रस्तावों के अधीन कोई आम तौर पर स्वीकृत जबरदस्ती प्राधिकरण नहीं है जो संप्रभु राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक निकाय से बांध सके। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई विषयों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों के बीच संप्रभु समानता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के बीच संबंधों को पूर्वानुमेयता और व्यवस्था भी प्रदान करता है। यह यकीनन राज्यों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के व्यवहार को बाधित करता है, उन्हें उनके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ असंगत आचरण में शामिल होने से रोकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निंदा, आर्थिक प्रतिशोध या सैन्य कार्रवाई हो सकती है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून का अनुच्छेद 38 स्रोतों के पारंपरिक सिद्धांत के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून के 3 स्रोतों को संदर्भित करता है: संधियां, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानून के सामान्य सिद्धांत। वही प्रावधान कानून के नियमों के निर्धारण के लिए 2 सहायक साधनों को भी संदर्भित करता है: न्यायिक निर्णय और उच्च योग्य प्रचारकों की शिक्षाएं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां कैसे संपन्न होती हैं? संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन एक संधि है जो राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के निष्कर्ष को लिखित रूप में संबोधित करती है। यह ऐसी संधियों पर बातचीत और निष्कर्ष के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। यह अन्य विषयों के अलावा संधियों के अनंतिम अनुप्रयोग, उनकी व्याख्या और अनुप्रयोग, आरक्षण और उनके निलंबन और या समाप्ति के कारणों को भी संबोधित करता है। संधियों के समापन की प्रक्रियाओं में आंतरिक और बाह्य दोनों पहलू होते हैं। बाहरी प्रक्रियाओं में संधि के पाठ पर बातचीत, अंतिम पाठ को अपनाना,
उसका प्रमाणीकरण और संधि से बंधे होने के लिए सहमति की अभिव्यक्ति, हस्ताक्षर द्वारा संधि बनाने वाले उपकरणों का आदान प्रदान, अनुस्मर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन शामिल है, या परिग्रहण। आंतरिक प्रक्रियाएं राज्यों के बीच अलग अलग होती हैं और इसमें विधायी अनुमोदन, कार्यकारी शाखा द्वारा अनुस्मर्थन और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन शामिल हो सकता है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून का अनुच्छेद 38 प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून के रूप में स्वीकार किए गए सामान्य अभ्यास के साक्ष्य के रूप में संदर्भित करता है। इसके तत्व राज्य अभ्यास और राज्यों का व्यक्तिपरक दृढ़ विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए आचरण का एक निश्चित रूप आवश्यक है, जिसे ओपिनियो जुरिस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे लागू किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ प्रस्तावों के अधीन, जो शांति मिशनों को मंजूरी दे सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है या बल के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, जब परिषद यह निर्धारित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई आम तौर पर स्वीकृत जबरदस्ती प्राधिकरण नहीं है जो बाध्य कर सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक निकाय के लिए संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून आम तौर पर सहमति से लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों का पालन करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि कोई बाध्यकारी इकाई है जिसके लिए कानून का पालन करना आवश्यक है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून मानदंडों का पालन करने में विफलताओं को अक्सर तदर्थ प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जो राजनयिक प्रतिक्रियाओं से लेकर सुरक्षा परिषद द्वारा आर्थिक कार्रवाई और सैन्य बल के आदेश वाले उपायों तक होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून के पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई अभिनेताओं में से केवल कुछ ही, जैसे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और दायित्वों को रखने में सक्षम संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व रखते हैं। पारंपरिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून के असामान्य विषयों को भी मान्यता देता है, जिसमें होली सी, माल्टा का संप्रभु आदेश और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति शामिल हैं। अन्य संस्थाओं जैसे गैर स्वशासित लोगों, विद्रोहियों और राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलनों को भी सिद्धांत के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में माना गया है। एक अधिक समसामयिक दृष्टिकोण यह निर्देशित करता है कि व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकारों और दायित्वों का स्वामी है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में स्वदेशी लोगों और बहुराष्ट्रीय उद्यमों की स्थिति पर भी चर्चा चल रही है।